हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग की, OHP की और ईमेल की। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो फिर। तो सबसे पहले हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग की बात करेंगे कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है। तो देखिए, बेसिकली जब हम क्या कर रहे हैं, हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर या ऑडियो वीडियो। दूर बैठे हुए जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं टेलीफोन के माध्यम से। कंप्यूटर यानी कि ये आप ईमेल कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए वॉइस चैट हो रही है। ये सारे माध्यम जो है जिससे दूर दराज बैठे हुए लोग जो अलग अलग जगहों पर हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी को हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। आप बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैं लूँगी। आप लोग देखते ही होंगे आजकल हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं। कहते हैं ना, 2-3 लोगों को मिलकर अगर प्लान बनाना है, कहीं घूमने जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो वो क्या करते हैं, चलो कॉन्फ्रेंस पे ले लेते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 के बीच में अब कॉल नहीं होती। कॉन्फ्रेंस कॉल में आप 3-5 कितने भी सारे लोगों को आप ले सकते हैं और वहाँ पर आप एक साथ बातें कर सकते हैं। सबको एक दूसरे की बातें सुनाई देंगी। ठीक है, वो एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल हुआ। तो यहाँ पर टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? एक नई तकनीक है जो विभिन्न स्थानों पर स्थित कई उपयोगकर्ताओं को ऑडियो, वीडियो और कंप्यूटर तकनीक के माध्यम से बातचीत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से जोड़ती है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग की बात करें तो टीचर और स्टूडेंट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होने लगा है डिस्टेंस एजुकेशन में, जहाँ पर हम बात करते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज की या आपके जो ओपन जो यूनिवर्सिटीज़ या ओपन स्कूल्स होते हैं वहाँ पर जो शिक्षा हो रही है, वहाँ पर रेगुलर क्लासेस नहीं लग रही। टीचर कहीं हैं, स्टूडेंट्स कहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच में एक कॉन्टैक्ट, एक संपर्क होता है जिसके थ्रू जो है स्टूडेंट की पढ़ाई आगे बढ़ाई जाती है। तो इन डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम इट प्रोवाइड्स बोथ लर्नर्स एंड टीचर्स ऑफ डिस्टेंस सिस्टम टू लिंक देमसेल्व्स फॉर टीचिंग लर्निंग पर्पस। तो यहाँ पर शिक्षक और जो आपका शिक्षार्थी है उन दोनों के बीच में यहाँ पे कम्युनिकेशन हो सकता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आगे बढ़ सकता है विद द हेल्प ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, इन डिस्टेंस लर्निंग इंटरेक्शन अकर्स बिटवीन डिस्टेंट टीचर्स विद अ डिस्टेंट लर्नर, यानी कि हो सकता है एक टीचर हो और एक लर्नर हो, या फिर ये हो सकता है कि एक टीचर हो और बहुत सारे लर्नर हो, या फिर ये भी हो सकता है कि जो लर्नर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकता है जो दूर दराज है। ठीक है, अपनी अपनी जगह पर। कक्षा में तो सभी साथी एक दूसरे को देख ही लेते हैं, मिल ही लेते हैं, लेकिन अगर डिस्टेंस लर्निंग में हम देख रहे हैं जो लर्नर्स हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पर हैं, तो वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। Teleconferencing provide a platform wherein the distance learner can interact with guest speakers or scholars of national and international eminence। तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसा तरीका भी है जहाँ पर आप एमिनेंट लोग, यानी कि जिन्होंने अपने फील्ड में काफ़ी अच्छा कार्य किया हुआ है, बहुत रिस्पेक्टेबल लोग हैं, उनके साथ भी आप बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, मन की बात होती है। मन की बात में क्या है, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हम स्कूली स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, मन की बात में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की तो हो रही है एक तरीके की। ठीक है, अब टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो है डिस्टेंस लर्निंग में, यहाँ पर देखिए इस पर 2 एंड्स होते हैं, एक टीचर एंड है और एक आपका लर्नर एंड है। यानी कि एक एंड पर, एक आपके पोल पर, आप पोल मान लीजिए, ठीक है, एक पोल पर टीचर है और दूसरे पे क्या है, लर्नर है। ठीक है, और लर्नर एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं। जो टीचर एंड है उसके पास एक स्टूडियो होना चाहिए जिसमें एक अपलिंक फैसिलिटी हो। ये हम एक डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं। वहाँ पर अगर हम बात करें तो एक स्टूडियो होना चाहिए जहाँ से टीचर जो है मटेरियल को अपलोड करे, प्रोवाइड करे, चाहे वो किसी भी माध्यम से। अगर ऑडियो है तो ऑडियो वहाँ पे रिकॉर्ड हो रहे हैं, अगर वीडियोज़ है तो वीडियोज़ रिकॉर्ड हो रही हैं वहाँ पे, अगर कंप्यूटर सिस्टम है तो वहाँ पर कंप्यूटर के थ्रू जो है वहाँ पर से लाइव क्लास ली जा रही है। जैसे अभी भी मैं यहाँ से भी आपको अगर मटीरियल प्रोवाइड करवा रही हूँ तो ये एक स्टूडियो है जिसमें मैं इस समय एक जो आपका लेक्चर है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक स्टूडियो होना चाहिए, टीचर के एंड पर एक अपलिंक फैसिलिटी जहाँ पर वीडियो बनाने की और इसके बाद उसको अपलोड करने की, आप तक पहुँचाने की एक सुविधा हो। लर्निंग एंड पे क्या होना चाहिए, लर्निंग एंड पे सेंटर्स होते हैं जो जिसमें डाउनलिंक फैसिलिटी हो, मतलब जो मटेरियल यहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है वो आप कहीं ना कहीं पे अब क्या करेंगे, डाउनलोड करके देखेंगे। जैसे कि जा सकते आप ऑनलाइन देख सकते हैं, हो सकता है ये यूट्यूब पे अपलोड हो तो आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे, हो सकता है ऐप में अपलोड हो तो आप ऐप में देख रहे होंगे। तो लर्नर के एंड पर भी क्या होने चाहिए, अगर हम डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करें तो जो रीजनल सेंटर होते हैं वो आपका लर्नर एंड के काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए इग्नू जो है आपका, ये इसने टेली कॉन्फ्रेंसिंग पहली बार इस्तेमाल करी थी जब इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था क्या, एक्सटेंडेड कॉन्टैक्ट प्रोग्राम ECP फॉर PG डिप्लोमा। डिप्लोमा के जो आपके हायर एजुकेशन में क्या PG डिप्लोमा क्लासेस चलाते हैं या कोर्सेज चला रहे थे, तो PGDHE में इन्होंने पहली बार टेली कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग किया था अक्टूबर 1993 में।
अगर हम इग्नू के केस में देखें, इग्नू है क्या, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू। यहाँ पर जो स्टूडियो है, ठीक है, यानी कि टीचर एंड के लिए क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर EMPC, ये सर्व कर रहा है एक टीचर एंड की तरह। और जितने भी इग्नू के अलग अलग जगहों पर रीजनल सेंटर्स हैं, ठीक है, क्षेत्रीय आपके जो केंद्र है वो क्या है यहाँ पर, लर्निंग एंड के सेंटर्स है, ठीक है, लर्निंग एंड है ये सब लर्निंग, क्योंकि यहाँ पर लर्नर जा सकते हैं, जो कोर्सेज उन्हें लेने हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इनको बुक्स यहाँ पर मिल जाती है, अगर इनके कोई डाउट्स है तो उससे रिलेटेड इनकी क्वेरीज वहाँ पर सॉल्व हो जाती है। तो जो रीजनल सेंटर्स होते हैं, रीजनल स्टडी सेंटर्स होते हैं, वो लर्नर एंड माने जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने टेली कॉन्फ्रेंसिंग की कौन सी पद्धति अपनाई, तो इन्होंने 1 वे वीडियो, यानी एक तरफ से क्या हो रहा है, वीडियो जा रहा है, और 2 वे ऑडियो मोड अपनाया था। 2 वे ऑडियो मतलब कहने का है कि यहाँ से जब वीडियो जा रहा है तो उसमें ऑडियो इंक्लूडेड है, ठीक है, वीडियो है प्लस ऑडियो भी है, और यहाँ पर से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो क्वेश्चन ऑडियो फॉर्म में होगा। 2 वे ऑडियो इसीलिए हो गया, यहाँ पर से भी ऑडियो आ रहा है और बच्चे भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जबकि वीडियो सिर्फ एक तरफ से आ रहा है। तो 1 वे वीडियो एंड 2 वे ऑडियो मोड इन्होंने टेली कॉन्फ्रेंसिंग में अडॉप्ट किया था। अब बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले है आपकी ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, दूसरी है आपकी वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, और तीसरी है आपकी कंप्यूटर टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। नाम से ही वैसे पता चल रहा है, ऑडियो में हम सिर्फ वॉइस की बात करेंगे, वीडियो में क्या होगा, विजुअल भी आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर ऑडियो भी आता है, और कंप्यूटर में क्या होगा, कंप्यूटर की हेल्प से जब हम कॉन्फ्रेंसिंग ले रहे हैं। अब देखिए ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग में क्या है, ये टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट करती है कॉन्वर्जेशन विद मोर देन 1 पर्सन लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस ओवर द टेलीफोन, ठीक है। सबसे सिंपल एग्जांपल है टेलीफोन। मान लो मैंने टेलीफोन किया, मान लो मैं एक टीचर, एज ए टीचर यहाँ पर किसी की क्वेरी रिजॉल्व करने के लिए उस स्टूडेंट को फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन पे उसको वो क्वेश्चन समझा रही हूँ। मान लो किसी और स्टूडेंट ने भी मुझे सेम तरह का डाउट भेजा था, तो मैंने क्या किया, कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले लिया और उन दोनों को एक साथ ही चीज़ें समझा दी। क्या हो जाएगा, ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगी, ठीक है, ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग। अच्छा, एक चीज़ हम और समझ लेते हैं जब हम ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग और इन सब की चीज़ों को समझ रहे हैं। इसमें एक होता है आपका सिंक्रोनस, ठीक है, दूसरा होता है एक टर्म एसिंक्रोनस। कम्युनिकेशन में ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सिंक्रोनस क्या होता है, सिंक्रोनस का मतलब होता है रियल टाइम। रियल टाइम मतलब जब 2 लोग जिनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है वो उस समय पर एक साथ उस समय उपस्थित हैं, एक ही समय पर वो दोनों मौजूद हैं, मतलब टेलीफोन पर। जैसे मैंने आपको कॉल किया, आपने भी वहाँ से फ़ोन उठाया, तो हम में जो कम्युनिकेशन चल रहा है वो रियल टाइम कम्युनिकेशन है। जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन कर रही हूँ, आप उसी समय मुझे उसका रिप्लाई कर रहे हैं, ये हो गया सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस क्या होता है, मान लो मैंने आपको मैसेज कर दिया और वो मैसेज अभी आप ऑनलाइन नहीं है, आप जब ऑनलाइन आएंगे तब वो मैसेज आप देखेंगे और तब मुझे रिप्लाई करेंगे, और जब आपने रिप्लाई किया हो सकता है उस समय मैं ऑनलाइन ना हूँ, तो मैं जब देखूंगी तब मैं रिप्लाई करूंगी। तो रियल टाइम ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे 2 लोग जिनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है वो उस समय उपस्थित है, आपको तुरंत आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, एसिंक्रोनस हो गया, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, जो ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है अक्सर वो क्या होती है, आपकी सिंक्रोनस ही होती है, ये सिंक्रोनस में आएगा। तो दो दिस टेक्नोलॉजी डिस्टेंस लर्नर कैन टॉक टू द टीचर एज वेल एज देयर फेलो लर्नर। कॉन्फ्रेंस कॉल पे आप क्या कर सकते हैं, सब एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, तो अपने टीचर्स के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, प्लस जो अदर आपके लर्नर्स हैं, साथी लर्नर्स हैं, उनके साथ भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर टीचर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। टीचर का रोल इंपॉर्टेंट क्यों है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जब वो समझा रही है तो बच्चों को मोटिवेट करती है और बच्चों को आइसोलेटेड फील ना कराकर वो ये महसूस कराने की कोशिश करती है कि ये एक क्लास ही है, ठीक है। ये आपका हिंदी में भी लिखा हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं। फिर है आपका वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग। अब वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होगा, यहाँ पर साथ ही साथ आपको वीडियो भी दिख रहा है। पहले ऑडियो ही आ रहा था, केवल वॉइस की बात आ रही थी, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसी टेली कॉन्फ्रेंसिंग है जिसमें शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों एक दूसरे को देख और सुन सकते हैं। यहाँ पर क्या है, देखा भी जा सकता है और सुनाई भी देंगे वो, ठीक है। अब ये 2 तरीके की हो सकती है, 2 वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड 1 वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। 2 वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब यहाँ पर टीचर भी दिखाई दे रहा है और स्टूडेंट भी दिखाई दे रहा है, और दिखाई और सुनाई दोनों दे रहे हैं, ठीक है, दिखाई और सुनाई दोनों दे रहे हैं। लेकिन अगर हम 1 वे की बात करें तो यहाँ पर टीचर तो दिखाई दे रहा है लेकिन स्टूडेंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। स्टूडेंट्स सिर्फ क्या देंगे, यहाँ पर ऑडियो देंगे। इसको और देखते हैं। सबसे पहले एक चीज़ और लिखी हुई है इसमें कि जो ये आपकी वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है ये आपकी ऑडियो से थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्टली होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको इंटरनेट वगैरह यूज़ कर रहे हो, सेटेलाइट्स का यूज़ हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी ऑडियो के थ्रू जो है आपकी जो कॉस्ट है
ऑडियो से थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, टू वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या हो रहा है, पार्टिसिपेंट जो लिंक्ड है वहाँ पर दोनों को क्या दिखाई दे रहा है, विजन भी आ रहा है यानी कि देख भी सकते हैं एक दूसरे को, और ऑडियो भी है यानी कि सुन भी सकते हैं एक दूसरे को। तो ऑडियो और वीडियो दोनों तरीके से मैसेजेस यहाँ पर एक्सचेंज हो रहे हैं। टू वे जो आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो, एक ऐसी जूम मीटिंग जिसमें सारे पार्टिसिपेंट्स प्लस टीचर्स सब दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं, टीचर्स भी दिखाई दे रहे हैं जूम मीटिंग में। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, टू वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वन वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या है, यहाँ पर टीचर के एंड से तो विजुअल आ रहा है यानी कि वीडियो उनका दिखाई दे रहा है, ऑडियो भी आ रहा है, लेकिन स्टूडेंट के एंड से सिर्फ कैसे बात हो सकती है, या तो वो चैट सेक्शन में बात करेंगे या फिर आपने अगर उन्हें अलाउ किया तो वो बोलकर अपनी बात बता सकते हैं, लेकिन कैमरा ऑन नहीं होगा, स्टूडेंट यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे। यानी एक तरफ से सिर्फ ऑडियो आ रहा है, दूसरी तरफ से ऑडियो और विजुअल दोनों आ रहा है। ठीक है, इसमें आप ऐसी एक मीटिंग ले सकते हैं जैसे ऐप्स वगैरह में अक्सर क्लासेस होती हैं, उसमें टीचर तो दिखाई देता है या टीचर कंटेंट प्रेजेंट कर रहा है, बाकी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ चैट के माध्यम से आपसे बात कर सकते हैं, या फिर अगर आप उन्हें अलाउ करें तो वो बोलकर भी अपनी बात बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन दिखाई नहीं देंगे। ये वन वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। फिर जहाँ तक अगर हम कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग की बात करेंगे तो कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग टर्म आपका कहाँ से आ गया कि जहाँ पर हम कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो जूम मीटिंग, गूगल मीट वगैरह वाली चीज़ें हैं वो भी इसके अंतर्गत आएंगी, क्योंकि वहाँ हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। बट स्पेसिफिकली अगर हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, हमें स्पेशल हार्डवेयर भी चाहिए होता है और सॉफ्टवेयर भी चाहिए होता है। हार्डवेयर मतलब हमारे पास सिस्टम होना चाहिए, या एटलीस्ट आपके पास क्या होना चाहिए, लैपटॉप या कुछ इस तरीके का जिसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड भी एक तरीके का वहाँ पर मॉनिटर की तरह ही काम करता है अगर आप इसे लैपटॉप वगैरह से कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर में क्या आ जाएगा, आपके पास ऐसे टूल्स होने चाहिए, ऐसे सॉफ्टवेयर होने चाहिए जिसके थ्रू आप लाइव जा सकें। ठीक है, तो ये आपके पास होने चाहिए। इसमें आपने सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस देख सकते हैं आप, मैंने आपको बता दिया है। सिंक्रोनस मतलब रियल टाइम होता है, यानी दोनों कम्युनिकेटर्स या ज़्यादा भी कम्युनिकेटर्स हैं तो एक ही समय पे प्रेजेंट है, उसी समय क्वेश्चन आंसरिंग हो रही है। नॉन रियल टाइम में यह है कि मैंने आपको मैसेज किया लेकिन आप जो है इस चीज़ का रिप्लाई थोड़ी देर बात करेंगे। तो कंप्यूटर की हेल्प से अगर हम बात करें तो अगर कोई वहाँ पर मीटिंग चल रही है, ठीक है, लाइव मीटिंग चल रही है, तो वो तो क्या हुई आपकी सिंक्रोनस। लेकिन अगर ईमेल की बात करें तो ईमेल क्या हो गया, एसिंक्रोनस। मैंने आपको मेल भेज दिया, आप उसे तब देखेंगे जब आपका मन करेगा, जब आपका ऑनलाइन आने का मन करेगा। ठीक है, तब आप उसे देखेंगे और तब आप उसे रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है आपका सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। अब बढ़ते हैं हम OHP की तरफ, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है, ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है, इट इज़ अ डिवाइस फॉर प्रोजेक्टिंग अ मैटर विच इज़ रिटन और ड्रॉन ऑन ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ एसीटेट ऑन टू अ स्क्रीन। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास ट्रांसपेरेंट शीट्स होती हैं। ठीक है, ऐसे ट्रांसपेरेंट शीट्स होती है, इनके ऊपर अगर आपने कुछ भी ड्रॉ कर रखा है या कुछ भी आपने लिख रखा है, वो क्या होता है वॉल के ऊपर या फिर आपके पास अगर कोई स्क्रीन था उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट किया जा सकता है। इससे काफ़ी बड़ा बड़ा लार्ज होकर बच्चों को वो नज़र आता है, तो एक तरह का प्रोजेक्टर ही है। लेकिन जो मटीरियल आपको इसमें शो करना है वो आप ट्रांसपेरेंट शीट पर बनाते हैं, जिसे हम ट्रांसपेरेंसीज कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट शीट होती है ये। अब देखिए ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, एक दर्पण होता है, एक प्रक्षेपण लेंस होता है, ट्रांसपेरेंसीज होती है, स्क्रीन होता है, एक बल्ब और एक अवतल परावर्तक होता है। तो देखिए इस तरीके का आपका OHP दिखाई देता है। ये आपका मशीन है, यहाँ ये है, इसके ऊपर आप ट्रांसपेरेंसी रखते हो, इसके नीचे एक बल्ब लगा हुआ है, इस बल्ब की रिफ्लेक्शन यहाँ ऊपर पड़ती है, ये यहाँ पे लेंस के क्रॉस करके यहाँ पर लगा हुआ है आपका मिरर, और ये मिरर को एडजस्ट किया जा सकता है। ये मिरर ही जो है, ये जो आ रही है ना रिफ्लेक्शन, इसको रिफ्लेक्ट करता है सामने स्क्रीन पर। ठीक है, तो ये है आपका OHP। ये आप देख सकते हैं, एक बड़ा डायग्राम है इसका, अगर आपको क्लियरली नज़र आ रहा हो। यहाँ पर हमने ट्रांसपेरेंसी रखी, यहाँ से ही रिफ्लेक्ट बैक करेगा, यहाँ से एक हेलोजन बल्ब लगा हुआ होता है, काफ़ी तेज़ उसकी रोशनी होती है। तो आपने अगर ट्रांसपेरेंसी के ऊपर कुछ भी यहाँ पर इंक से लिखा होता है ना, तो उसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पड़ती है और फिर ये मिरर के थ्रू ये यहाँ स्क्रीन के ऊपर इसको प्रोजेक्ट करता है। अब इसे OHP क्यों कह रहे हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड मतलब सर के ऊपर से जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ना, OHP को अगर आपने यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, अब टीचर मान लो यहाँ खड़ा है, टीचर यहाँ पर खड़ा है और वो यहाँ इस OHP के ऊपर पेन से जो है ऐसे ऐसे करके दिखा रहे होते हैं। ठीक है, तो OHP ऐसे लगा हुआ है और आपके सामने स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो आप OHP पे जब पढ़ा रहे हैं तो आप स्टूडेंट को फेस कर सकते हो। इसी वजह से ये ब्लैक बोर्ड से ज़्यादा बेटर भी है। ब्लैक बोर्ड में क्या होता है, अगर आपको ऐसे करके लिखना है टीचर को, तो टीचर का फेस टर्न हो जाता है, वो स्टूडेंट को उस समय फेस नहीं कर रहे होते अगर बोर्ड पर कुछ भी लिखना है। ठीक है, अगर क्लास में कुछ इनडिसिप्लिन हो रहा है तो उसको देखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन OHP में ये फ़ायदा है कि आपका OHP आपके साइड में यहाँ पे लगा हुआ है,
है, टीचर ऐसे करके पढ़ा रही है और उस समय सामने स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं और स्टूडेंट्स को भी फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका सिस्टम है, यहाँ से ऐसे करके प्रोजेक्ट कर रहा है स्क्रीन के ऊपर। अब ये आपके सर के ऊपर से जा रहा है ना, ओवरहेड है, इसीलिए इसको OHP कहा जाता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे तो देखिए, एंशिएंट प्रोजेक्टर्स और मैजिक लैंटेन आपने अपने बीएड के टाइम पे भी ज़रूर पढ़ा होगा जब टीचिंग लर्निंग एड्स की बात करते हैं। तो ये जो है इसके प्रीडिसेसर माने जा सकते हैं, मतलब यहाँ से आप करते करते जो है टेक्नोलॉजी एडवांस होती है और तब जाके OHP आपका आया है। पहली बार देखिए, इस फर्स्ट साइंटिस्ट जो फ्रेंच साइंटिस्ट है जिन्होंने इसे बनाया था वो एडमंड बेगलर थे, जिन्होंने इसे डेवलप किया था ओवरहेड प्रोजेक्शन मशीन को। और कब इसके बाद इसे इस्तेमाल किया था जूलियस डब्स्कंस ने 1866 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इसको ओवरहेड प्रोजेक्टर्स को यूज़ किया गया था। बाद में इसका प्रयोग जो है स्कूलों में किया जाने लगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप कई जगह देखेंगे लिखा हुआ है कि जो क्रेडिट है किसे दिया जाता है, रॉजर एपलटॉन को दिया जाता है। इन्होंने क्या किया था, ये 3M एक कंपनी में काम करते थे और उस समय जो ट्रांसपेरेंसीज वगैरह थी उनके पास, उन्होंने, इनके बॉस ने इनको चैलेंज किया कि कुछ इसका यूज़फुल करके दिखाओ, कुछ यूज़फुल बना के दिखाओ। या उस समय डिमांड भी बहुत थी प्रोजेक्टर्स की, अच्छे प्रोजेक्टर्स की। प्रोजेक्टर उससे पहले भी मिल रहे थे OHP जैसे, लेकिन इस तरीके के डिज़ाइन वाले नहीं थे जो आज हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये इनको चैलेंज दिया गया कि एक अच्छा डिज़ाइन तो है बनाकर दिखाओ जो लोगों को डिमांड के अकॉर्डिंग हो। तो वो इन्होंने यहाँ पर चैलेंज फुलफिल किया था और एक अच्छा OHP इन्होंने बनाया था। इसके बाद ये कंपनी ने अब पहले दूसरों के मैन्युफैक्चर किए हुए OHP जो है सेल करती थी, इन्होंने खुद से OHP बनाने शुरू कर दिए। तो कई जगह क्रेडिट जो है इनको भी दिया जाता है। तो अब आप ऑप्शंस के हिसाब से देखिएगा कि ऑप्शंस पे क्या दिया गया है, क्योंकि कई जगह पहला OHP लिखा हुआ एडमंड बेकरल ने दिया था, और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि ये कहा गया है कि रॉजर एपलटॉन से बनाने से पहले भी OHP मिला करते थे, हालांकि वो डिज़ाइन नहीं था जो आज हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आफ्टर दैट देवर यूज एट स्कूल्स। तो 1950s और 60s के अराउंड जो है इसके बाद ये OHP बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा। हालांकि इसकी मार्केट बीच में डाउन हो गई थी और लोग बिल्कुल ही इसको ज़्यादा यूज़ करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन 1990s में इसका प्रचलन फिर से तेज़ हुआ और ज़्यादातर OHP कई जगह पर इस्तेमाल किया जाने लगा। अब देखेंगे ये जो ओवरहेड प्रोजेक्टर्स हैं ये एजुकेशन और बिजनेस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। बिजनेस पर्पसेस के लिए भी बहुत सारी प्रेजेंटेशंस वगैरह देनी हो तो यहाँ पे OHP वगैरह यूज़ किया जाता है। हालांकि जैसे जैसे हम वर्चुअल क्लासेस की तरफ बढ़ गए हैं, जैसे जैसे जो है अब बहुत ज़्यादा स्मार्ट क्लासेस आ गई हैं, तो आप देख रहे होंगे कि स्मार्ट बोर्ड्स का यूज़ ज़्यादा होने लगा है। बट फिर भी अभी भी ना जो वर्चुअल क्लासेस या स्मार्ट बोर्ड्स हैं वो बहुत कॉस्टली हुआ करते हैं। उसके कंपेरिजन में OHP थोड़ा सा चीप बैठता है, ठीक है, कंपेयर टू वर्चुअल क्लासेस। फिर देखिए ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है फैसिलिटेट्स एन इजी लो कॉस्ट इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट। इसीलिए क्या है, लो कॉस्ट है, क्योंकि यहाँ पर लागत कम लगती है, कम पैसा खर्च होता है कंपेयर टू स्मार्ट क्लास। फिर अगर हम देखें टीचिंग मटेरियल जो है वो प्लास्टिक शीट या फिर जो आपकी ट्रांसपेरेंट शीट है उस पर प्रिंट भी कराया जा सकता है, और आप उसे इंक से टीचर खुद भी वहाँ पर लिख भी सकती है, ड्रॉ भी कर सकती है। अगर आप परमानेंट इंक से लिखते हैं तो ट्रांसपेरेंसी एक बार जो बन गई उसी को वो आपकी दोबारा से रीयूज़ नहीं हो सकती, लेकिन हाँ आप उसे स्टोर करके सकते हो, कभी भी वो टॉपिक दोबारा पढ़ाना है आप उसी को इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो ट्रांसपेरेंट शीट आपको बार बार काम आए तो आप क्या किससे लिखो, वॉशेबल इंक से लिखो, तो वो परमानेंट नहीं होगी। आपने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद उसे फिर से क्या कर सकते हो, रब कर सकते हो, और अगर आपको दूसरा कंटेंट पढ़ाना है आप दूसरी ट्रांसपेरेंसी उसी के ऊपर बना सकते हो, ठीक है। दिस सेव्स टाइम सिंस द ट्रांसपेरेंसी कैन बी प्री प्रिंटेड एंड यूज रिपीटेटिवली। अब देखो यहाँ सेव कैसे हो रहा है टाइम, क्लास में पढ़ाते वक्त जब आप पढ़ा रहे हो अगर आप बोर्ड पे लिखोगे तो बोर्ड पे लिखने में टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। लेकिन अगर आपने क्या है, आपने जो कंटेंट आपने रेडी किया है, आपको पता है आपको क्या बताना है, आपने उसकी ट्रांसपेरेंसी बना रखी है, आपने बच्चों को बताया और सीधे ट्रांसपेरेंसी आपने लगा दी, वो प्रोजेक्ट हो गए बच्चों के सामने, तो आपका टाइम यहाँ पर सेव हो गया। फिर देखिए ओवरहेड इज टिपिकली प्लेस्ड एट अ कंफर्टेबल राइटिंग हाइट फॉर द एजुकेटर एंड अलाउज द एजुकेटर टू फेस द क्लास। ये जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर एक तो कंफर्टेबल हाइट पे रखा जाता है, उसकी हाइट को इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है, मतलब जिस भी चीज़ पे आप उसे प्लेस कर रहे हो, तो जैसे कि टीचर के लिए उस पर लिखना आसान हो जाए, और आप फेस भी कर रहे हो क्लास को, तो क्लास में जो है आप क्या चल रहा है या बच्चों के एक्सप्रेशन से आपको क्या देखना है, फीडबैक आपको आसानी से मिल जाता है, ठीक है, इंटरेक्टिव हो जाती है उससे क्लास। फिर देखिए द enlarging features of the projector allow the educator to write in comfortable small script। अब बोर्ड पे अगर लिख रहे हो 60-70 बच्चे बैठे हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये कम्युनिकेशन अगर लिखना है पीछे तक बच्चे को दिखाई दे तो मुझे थोड़ा बड़े साइज में तो लिखना ही पड़ेगा,
लेकिन अगर मेरे पास ट्रांसपेरेंसी है तो मैं उसमें छोटे अपने, जैसे मैं कॉपी में लिखती हूँ वैसे ही लिखूंगी, लेकिन यहाँ पर जब प्रोजेक्ट होगा तो वो काफ़ी बड़े बड़े साइज में होगा, ठीक है। तो टीचर के लिए कंफर्टेबल हो जाता है उसमें लिखना। फिर द मटीरियल इज प्रेजेंटेड इन एन इफेक्टिव मैनर, आप इसमें ड्राइंग्स बना सकते हो, अगर प्री प्रिंटेड है तो आप और भी अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। एंड इट कैन बी यूज इन अ नॉर्मली लाइटेड रूम, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। नॉर्मली जो आपके प्रोजेक्टर्स होते हैं ना वो अक्सर डार्क रूम में यूज़ होते हैं, लेकिन OHP के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, OHP आपके वेल लाइटेड रूम पे भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए OHP के साथ लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है, ये कॉस्टली है। अब कॉस्टली मैं क्यों कह रही हूँ, स्मार्ट क्लास के कंपैरिजन में ये ज़रूर चीप था, लेकिन अपने आप में इस डिवाइस की कॉस्ट तो है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है सभी लोग जो है OHP अफोर्ड कर सकें। फिर सारे जो ट्रेन टीचर होते हैं ना वही इसको यूज़ कर सकते हैं, एटलीस्ट उसको थोड़ा बहुत हैंडल करने के लिए, चलाने के लिए थोड़ी बहुत ट्रेनिंग आपके लिए रिक्वायर्ड है। फिर इट इज़ रिक्वायर्ड केयरफुल मेंटेनेंस, क्योंकि इसमें ग्लास लगा हुआ है, लेंस लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है, तो यहाँ पर ज़रूरत होती है इसको समय समय पर मेंटेन करने की। प्रिपरेशन ऑफ ट्रांसपेरेंसीज इज़ अ चैलेंजिंग टास्क, अगर किसी को ड्राइंग वगैरह में प्रॉब्लम है या ट्रांसपेरेंसीज वगैरह बनाना, अगर ड्रॉ करना लिखना उसको प्रॉब्लमेटिक लगता है तो उसके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क होता है। कई लोग ऐसे होते हैं टीचर्स जिनको बोर्ड पे लिखना भी ज़्यादा पसंद नहीं होता, वो ज़्यादातर वर्बली बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं, एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाना पसंद करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ट्रांसपेरेंसी बनाना चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। बट ओवरऑल अगर हम फिर भी देखें तो लिमिटेशन इतनी ज़्यादा नहीं है जितने इसके बेनिफिट्स हैं। तो बेनिफिट्स को देखते हुए OHP आज एक बहुत ही अच्छा डिवाइस है टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में। और लास्ट हम आ जाते हैं आपके ईमेल पर, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। वैसे तो ज़्यादा इसके बारे में बताने की ज़रूरत है नहीं, ईमेल हम सभी लोग यूज़ करते हैं, तो बेसिक चीज़ें इसमें से क्या MCQ बन सकता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ईमेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। बेसिकली पहले पत्र लिखे जाते थे, टेलीग्राम लिखे जाते थे, आज हम अगर इलेक्ट्रॉनिकली किसी को कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं दैट इज़ योर ईमेल, ठीक है। ईमेल फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल मतलब आप किसी बिजनेस पर्पज़ के लिए लिख रहे हो तो पूरा का पूरा आपने जो लेटर का फॉर्मेट होता है उसके हिसाब से उसको लिखा, नहीं तो इनफॉर्मल भी हो सकता है। ईमेल एड्रेसेस देखो, अब ईमेल एड्रेस जो है वो किससे बने हुए होते हैं, 3 बेसिक एलिमेंट्स, यानी 3 जो है आपके आधारभूत तत्व होते हैं किसी ईमेल एड्रेस के। पहला होता है यूज़र नेम, दूसरा होता है @ साइन और तीसरा होता है डोमेन नेम। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, ठीक है, मेघा जायसवाल @gmail.com, ठीक है। ये है नहीं, मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। तो यहाँ ये मेघा जायसवाल जो मैंने लिखा ये मेरा यूज़र नेम हो गया, @ साइन ये इसका सेकंड पार्ट हो गया, और gmail.com क्या हुआ, डोमेन नेम हो गया। डोमेन नेम आपके कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो ईमेल जो है ये कम्युनिकेशन के लिए कैसे यूज़ होगा, ये स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में क्या है, एक कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर्स हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट सक्सेस। अगर आप चाहें कोई क्वेश्चन पूछना, कुछ डाउट क्लियर करना, तो आप डायरेक्टली अपने टीचर को मेल लिख सकते हैं और वो मेल के थ्रू क्या कर देंगी, रिप्लाई करेंगे। इट अलाउज फॉर एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके सिंक्रोनस कौन से आपके टेक्निक्स होती है और एसिंक्रोनस कौन सी होती है। तो ईमेल जो है एसिंक्रोनस है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है रियल टाइम पे दोनों कम्युनिकेटर्स उस समय मौजूद हो, विच कैन बी पर्पसफुल एंड हेल्पफुल इन द क्लासरूम। भाई क्लास हो चुकी है, अभी भी किसी के मन में डाउट रह गया तो आप मेल लिख दीजिए, जब टीचर को टाइम होगा वो देखेंगी तो वो आपको बाद में रिप्लाई कर देंगी, ठीक है। टीचर्स कैन यूज ईमेल टू डिलीवर कंटेंट, एड्रेस इंडिविजुअल स्टूडेंट कंसर्न, प्रोवाइड सप्लीमेंट्री मटेरियल एंड ऑफर इंडिविजुअलाइज अटेंशन। तो टीचर्स के लिए क्या प्रयोग हो सकता है, अगर उन्हें कोई कंटेंट सेंड करना है, मान लो मुझे आपके लिए कोई PDF बुक सेंड करनी है, मैं आपको मेल कर दूंगी, ठीक है। या फिर आपकी कोई इंडिविजुअल क्वेरी है उसे सॉल्व करना है, या सप्लीमेंट्री मटेरियल, कोई हेल्प बुक वगैरह भिजवानी है, तो वो मैं ईमेल के थ्रू आपको आसानी से भिजवा सकती हूँ। ईमेल ऑल्सो प्रोवाइड्स अ वे फॉर स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स इसके थ्रू क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। स्टूडेंट एक्सिबिट अ गुड एबिलिटी टू स्विच बिटवीन, फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है आप भाषा पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान दें अगर आप अपने टीचर और स्टूडेंट के बीच की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल मेल इन द क्लासरूम इनहेंसेस कम्युनिकेशन, फैसिलिटेट्स लर्निंग एंड हेल्प्स डेवलप इंपॉर्टेंट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ईमेल के थ्रू क्या है, बच्चे क्या क्या सीखते हैं, एक तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है उसमें हेल्प हो जाती है, प्लस यहाँ पर बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल्स भी यहाँ पे बेटर हो जाते हैं। ये आपका हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए हाउ ईमेल रीचेज अस, हम तक कैसे पहुँचता है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पर पहले तो
जो मेल सेंड कर रहा है उसके पास एक मेल सर्वर यानी कि उसके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसके थ्रू वो मेल भेज सके, ठीक है। जैसे हम ऑनलाइन में भी अगर हम जीमेल खोल लेते हैं, फिर जीमेल से हम अपनी ईमेल वगैरह कंपोज करते हैं, या आउटलुक एक्सप्रेस होना चाहिए, तो इस तरह की चीज़ें आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिससे आप मेल भेजेंगे। फिर मेल एक्सेस प्रोटोकॉल ये क्या है, ये बीच का काम कर रहा है, ठीक है। बीच का काम कर रहा है मतलब इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन। आपने मेल यहाँ से अपने कंप्यूटर से भेज दी, लेकिन अब वो ट्रैवल करेगी, कम्युनिकेट होगी कहाँ, रिसीवर के कंप्यूटर तक जाएगी, तो वो क्या है, मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। और फिर मेल क्लाइंट यानी कि जिसके कंप्यूटर में वो रिसीव होनी है उसके पास वो जाएगी, वहाँ पर भी मेल सर्वर होना चाहिए जो मेल को क्या करे, डाउनलोड करेगा और उसे देखेगा, ठीक है। मेल को आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, रियल टाइम में, ठीक है, रियल टाइम में भी कर सकते हैं, ऑनलाइन उस समय कर सकते हैं, रियल टाइम ना भी हो तभी भी अगर आप ऑनलाइन है तो उसी समय चेक कर लें, या फिर कभी कभी ऐसा भी किया जाता है डाउनलोड करके रख लिया जाता है मटेरियल और बाद में ऑफलाइन जो है उसको चेक कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका ईमेल से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो आज हमने ये 3 टॉपिक कवर किए, आई होप क्लियर हुए होंगे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।